हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो नीट 2024 के अंदर री नीट हुआ है कुछ बच्चों का, वो पेपर डिस्कशन कराने जा रही हूँ। बॉटनी का जो एग्ज़ाम होगा, मैंने कुछ पोर्शन है जो आपके 100 से लेके 125 जो क्वेश्चंस थे वो पहली वीडियो के अंदर डाले थे। जो हाफ रिमेनिंग बची हुई है उसको मैं अब डाल दूँगी। और ये जो पूरा पेपर है इसको मैंने एनसीईआरटी के साथ विद प्रूफ डिस्कस किया है कि हाँ, एनसीईआरटी की कौन सी लाइन से कौन सा क्वेश्चन आया है उसको नीचे दिखा रखा है, और साथ के साथ मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगी। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखो 126 क्वेश्चन देखते हैं। 126 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें। इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन दी ऑर्गेनेलीज। ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं अलग अलग उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मैसेंजर आरएनए हो गया, उसके लिए डिफरेंट हो, मैसेंजर आरएनए हो गया, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए हो गया। अब नीचे भी दिखाया हुआ है, देयर आर 3 आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल, क्योंकि जो तीनों आरएनए होते हैं उनका डिफरेंट रोल होता है। देखो मैं दिखा देती हूँ इसको, एनसीईआरटी के अंदर कहाँ दे रखा है। देखिए यहाँ पे देखो, देयर आर लीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस के अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज है, टू दी आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन दी ऑर्गेनेलीज। ये जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी थी वो रहा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 94 पे दे रखा है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। सेकंड देखते हैं, बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और तीनों आरएनए का क्या होता है, आरएनए आर नीडेड फॉर सिंथेसिस टू प्रोटीन इन ए सेल, एमआरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट, टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड। मतलब तीनों जितने भी आरएनए होते हैं, तीनों आरएनए में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी। तो एक बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये लिखा हुआ बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127। 127 क्वेश्चन के अंदर हमें मैच दी कॉलम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को बताना है। हिस्टोन किसके साथ न जाएगा, न्यूक्लियोसोम, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। हिस्टोन जो होता है वो आपके किसके साथ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है, बेसिक अमीनो एसिड को जो क्या करता है, कोड करता है। न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो किसको कोड करते हैं, न्यूक्लियोसोम जो होता है डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। तो बी का क्या जाएगा, फोर्थ, ए का थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या जाएगा, राइट आंसर। बट आगे देखते हैं, यूक्रोमेटिन जो होता है क्या होता है, लूजली पैक्ड क्रोमेटिन होता है। तो सी का क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। एंड हेट्रोक्रोमेटिन क्या होती है, डेंसली पैक्ड क्रोमेटिन होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। इसको एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं। देखिए, देखो यहाँ पे जो दिखा रखा है, देर आर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स बोलते हैं। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएंगी, राइट है, क्योंकि उसके अंदर मैच दी कॉलम के अकॉर्डिंग करना था। और देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन लूजली पैक्ड एंड आर रेफर टू एज यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन कैसी हो गई, लूजली पैक्ड हो गई। और डेंसली पैक्ड प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन कहाँ से दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128। Given below are two statement, failure of segregation of chromatin during cell cycle resulting in the gain or loss of whole set of chromosome in an organism is known as aneuploidy। ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होल सेट नहीं आता, सिर्फ क्या आएगा, सेल साइकिल रिजल्टिंग गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम इन एन ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोला जाता है, एनिप्लोइडी बोला जाता है, ना कि होल सेट को क्रोमोसोम जो होता है उसके अंदर लॉस या गेन आता है। देखो सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगी, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज, यहाँ पे क्या आएगा आपका, टीलोफेज स्टेज आएगा ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लोइडी। तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर भी क्या आ जाएगा आपका, टीलोफेज स्टेज आ जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट क्या आ जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल बट सेकंड ट्रू, ये भी रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ये भी रॉन्ग। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर देखो दिखा रखा है यहाँ पे, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे उसमें क्या दे रखा था, होल सेट दे रखा था, तो ये तो आएगा नहीं, इसीलिए क्या बोलेंगे, एनिप्लोइडी बोलेंगे।
अब देखो पॉलीप्लोइडी के अंदर देखो फेलियर ऑफ साइटोकाइनेस आफ्टर टीलोफेज स्टेज है, वहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा था, ये देखो ऑप्शन के अंदर दे रखा था आफ्टर एनाफेज स्टेज, तो यहाँ पे एनाफेज स्टेज ना के क्या आएगी, टीलोफेज स्टेज आएगी आपकी। ये देखो टीलोफेज स्टेज, failure of cytokinesis after telophase stage of cell division result in increase in a whole set of chromosome in an organism and this phenomena इसको क्या बोला जाता है, पॉलीप्लोइडी कंडीशन बोला जाता है। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 75 पे दिखा रखा है। क्वेश्चन नंबर 129, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, कौन सी स्टेज के अंदर कंप्लीट होता है, देखो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकाइटिन, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये पेज नंबर 126 पे दे रखा है 11th क्लास के एनसीईआरटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, देखो मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एट्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, तो ये एनसीईआरटी के एक ही पेज से डायरेक्ट क्वेश्चन को दे दिया है। सबसे पहले आता है मेटासेंट्रिक, देन सब मेटासेंट्रिक, देन टीलोसेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर जो सेंट्रोमियर होती है वो इक्वल आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम की मेटासेंट्रिक के अंदर, और सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होता है, मतलब ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, स्लाइटली अवे हो जाती है, S4 सब मेटासेंट्रिक और S4 स्लाइटली अवे सेंट्रोमियर से, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इन 2 इक्वल आर्म्स, स्लाइटली अवे हो जाती है उससे क्या, बी का क्या आ जाएगा, थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक में देख लेते हैं, एक्रोसेंट्रिक के अंदर सेंट्रोमियर होती है वो एक्सट्रीमली क्या हो जाती है, 1 शॉर्ट आर्म और 1 लॉन्ग आर्म, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म, तो सी का 4th आ जाएगा। टीलोसेंट्रिक देख लेते हैं, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर, तो डी का फर्स्ट, इसको एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। बट एनसीईआरटी के अंदर देखो मेटासेंट्रिक में क्या है, देखो मेटासेंट्रिक मिडिल सेंट्रोमियर 2 इक्वल आर्म्स बन रही है, सब मेटासेंट्रिक में स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, इसलिए उसमें क्या हो रहा है, 1 शॉर्ट आर्म 1 लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म। जो कि टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होता है, T4 टीलो, T4 टर्मिनल, S4 स्लाइटली अवे, और मेटासेंट्रिक में तो आपकी इक्वल होती हैं, तो एक ही रह जाता है, उसका जो बाद जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक हो जाएगा। ये पेज नंबर 101 पे देख रखा है एनसीईआरटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 131 देखो, लाइगेज इज ए क्लास ऑफ एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटलाइजिंग लिंकिंग टुगेदर ऑफ द 2 कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट कैटलाइज्ड बाय इट। 117 पे दे रखा है, एंजाइम कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड, एग्जाम्पल एंजाइम विच कैटलाइज जॉइनिंग कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन एक्सेट्रा बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या पूछा है आपका, नॉट कैटलाइज्ड बाई, तो कार्बन कार्बन तो आएगा नहीं, बाकी सारे क्या इसमें ऑप्शंस के अंदर दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 132, F. ऑब्जर्व दैट कैलस प्रोलिफरेटेड फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तमाकू स्टेम्स व्हेन ऑक्सीजन वाज सप्लाइड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, तो देखो एक्सेप्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू बिल्कुल राइट है, कोकोनट मिल्क को भी इसने क्या नहीं किया, एबिस्कस एसिड को नहीं किया, यीस्ट को भी आता है। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 175 पे दे रखा है। ये देखो एप्सकुग एंड हिज को वर्कर ऑब्जर्व दैट द फ्रॉम इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तंबाकू स्टेम द कैलस ए मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल ये प्रोलिफेरेटेड ओनली ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड, तो ये क्या दे रखा है आपका, इन एडिशन ऑक्सीजन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सिस्ट वेस्कुलर टिश्यू, एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क और डीएनए। तो यही सारे ऑप्शंस आपके दे रखे थे, इसमें नॉट पूछा था तो उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 133, गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट अबाउट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को पूछ रहे हैं, तो देखो और आपका जो ऑल GAR एसिडिक इन नेचर, तो ये जिब्रेलिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है आपका, जो ऑल GASR एसिडिक इन नेचर, तो ये क्या हो जाएगी, राइट स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो जिब्रेलिक एसिड होता है वो कैसा होता है आपका, वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। फर्स्ट देख लेते हैं किस किस के अंदर है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, बट फर्स्ट और थर्ड के अंदर देखते हैं, ऑक्सीजन आर ऑन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड,
तो ये आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद जीटीन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, ये बिल्कुल सही है, मैं आपको नीचे दिखाऊंगी इसको। और उसके बाद देखिए थाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि थाइलिन क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। अबिस्कस एसिड इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक, अबिस्कस एसिड नहीं करता पार्थिनोकार्पिक को, आपका कौन करता है, ऑक्सीन करता है। तो ये वाली भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। देखो थाइलिन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग फॉर सिंक्राइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, इट आल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो। तो ये वाली जो स्टेटमेंट दे रखी थी यहाँ पे आपकी, ये रहा थाइलिन इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखो इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कोकम्बन देयर बाय इंक्रीज द यील्ड, ये यहाँ पे दे रखा था कि ये क्या करता है, फीमेल फ्लावर कोकम्बर को इनिशिएट करता है। यहाँ पे देखिए ऑल GASR कैसे होते हैं, जिब्रेलिक एसिड कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये NCERT के पेज नंबर 176 पे दे रखा है। और साइटोकाइनिन देखो, search from the natural substance with cytokinin like activity led to isolation of gelatin from corn kernel and coconut milk। तो ये भी आपका अभी ऊपर ऑप्शंस जो दे रखे थे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देख लीजिए आप, ये राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 जेल लैक्टोफोरोसिस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेपरेटेड DNA फ्रेगमेंट कैन बी डायरेक्टली, नहीं डायरेक्टली नहीं कर सकते, सीन अंडर UV, उन्हें हम क्या करते हैं, सेपरेटेड जो DNA फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें सेपरेट करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तरह, बल्कि राइट डायरेक्ट नहीं कर सकते हम। सेपरेटेड DNA कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, बिल्कुल राइट है। फ्रेगमेंट ऑफ DNA मूव्स टुवर्ड एनोड, ये भी बिल्कुल सही है। सीविंग इफेक्ट ऑफ एग्रोस जॉल हेल्प इन सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी फर्स्ट। ये देख लेते हैं NCERT के अंदर, the cutting of DNA by restriction and result in fragment of DNA, these fragments can be separated by gel electrophoresis, जो कि स्टेटमेंट इस आपकी दे रखी थी इसकी क्वेश्चन के अंदर। The separated DNA fragments can be visualized only after staining the DNA with a compound known as ethidium bromide by exposed to UV, जो कि उसके अंदर क्या बोल रहे थे कि हम डायरेक्ट उसको देख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट नहीं दे सकते। क्या करेंगे हम, उसको इथीडियम ब्रोमाइड जो आपकी सॉल्यूशन होता है उसको UV रेज के कॉन्टैक्ट में लाके हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल सो मोनोकार्पलरी यूनिलोकुलर ओवरी विद मैनी ओब्यूल्स। ठीक है, तो मोनोकार्पलरी होनी चाहिए, यूनिलोकुलर होनी चाहिए और मैनी ओब्यूल्स होनी चाहिए विद मैनी ओब्यूल्स। तो देखो आपका जो सेसबेनिया होता है इसके अंदर क्या होता है, मैनी मोनोकार्पलरी होता है, यूनिलोकुलर होता है और मैनी ओब्यूल्स होते हैं। और आपका जो ये है ब्रिंजल, ये इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये उसकी सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है, जबकि उसके अंदर बाइकोलिप्रलरी होती हैं। सी वाला जो है इंडिगो फेरा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर भी मोनोकार्पलरी होती है, यूनिलोकुलर होती है और मैनी ओब्यूल्स होते हैं। डी वाला नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, तो आपकी स्टेटमेंट ए और सी क्या आ जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 में देखो सेक्शन बी का है ये। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो सेकंड देखो। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन लैक अपॉन द जेड जीन कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड विच इज़ प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टेज एंड ग्लूकोज। यहाँ देखो जेड जीन कोड फॉर द बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज़ प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल टू हाइड्रोलाइसिस टू द डाइसैकेराइड लैक्टेज एंड इंटू इट्स मोनोमरिक यूनिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टेज एंड ग्लूकोज। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या आ जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी बिल्कुल। इन एडिशन टू लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन ऑल्सो इंड्यूस लैकोप्रोन, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि ये इसकी एब्सेंस में होता है ना कि प्रेजेंस में होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, तो इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे देख लेते हैं, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इज रेगुलेटिंग स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द एप्रोन, हैंस इसे हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसर बोल रहे हैं। जो इन एडिशन लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन आल्सो इंड्यूस लैकोप्रोन, क्योंकि लैकोप्रोन को इंड्यूस करने के लिए तो जो होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, ना कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं आपके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 137 के अंदर
हमें एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा था, उसमें हमें इसका पार्ट बताना था कि ये पार्ट क्या है। यहाँ पे जो पार्ट दे रखा है ये देखो पार्ट क्या है, थैलेमस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा थैलेमस को। 138 क्वेश्चन देखते हैं। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पे दे रखा था, ये पेज नंबर 21 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 के अंदर देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट इन ए डाइकोटिलियन द एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल। ये बोल रहे हैं कि एबैक्सियल जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होती है जनरली बियर करती है मोर स्टोमेटा को। गलत बोल रहे हैं क्योंकि जो एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली होती है वो बियर करती है मोर स्टोमेटा को। यहाँ पे एडेक्सियल नहीं आएगा, यहाँ पे एबैक्सियल आएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। In a dicotyledon, the adaxial placed palisade parenchyma is made of elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स, सेकंड ट्रू, तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये एडेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। तो यहाँ पे एबैक्सियल है, ना कि यहाँ पे एडेक्सियल आएगा। एडेक्सियल प्लेस्ड पैलिसादे पेरेन्काई मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स विच आर अरेंज्ड। ये भी आपका दिखा दिया सेकंड स्टेटमेंट। ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 77 पे दे रखा है यहाँ पे, ये पेज नंबर 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फैटी एसिड, इनमें से कौन से फैटी एसिड नहीं है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो देखो फैटी एसिड हमें पता नहीं है, तो ये नहीं होता आपका फैटी एसिड नहीं होता, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर पूछा है तो ए तो इसमें आएगा नहीं, मतलब नॉट ए फैटी एसिड, ये फैटी एसिड होता नहीं है, तो ये क्या होता है, एसिडिक एसिड, ये आपकी एसिडिक अमीनो एसिड होती है। तो फर्स्ट आ जाएगा ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट आएगा वो देख लेते हैं। ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये भी हो गया। ऑप्शन नंबर सेकेंड और थर्ड में से आएगा, तो ए इसके अंदर है। और देखो अरेक्नोइड जो एसिड होता है आपका, ये भी क्या होता है, अरेक्नोइड एसिड, ये भी नहीं होता आपका, क्या बोलते हैं, अरेक्नोइड एसिड जो होता है वो भी क्या होता है, फैटी एसिड होता है वो। अरेक्नोइड एसिड क्या होता है, फैटी एसिड होता है। और इसने नोट पूछा है, तो आपका बी जिसमें आ रहा है वो हटा दो, ऑप्शन नंबर थर्ड ही रह जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो डी देख लेते हैं। लिस्थिन जो होता है वो फैटी एसिड नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को उसमें हेल्प करता है। और एस्पार्टिक एसिड जो होता है ये भी एसिड अमीनो एसिडिक एसिड जो होते हैं इसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो ये रहा एसिडिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड हो गया। और यहाँ पे देखो लिस्थिन जो होता है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, लिस्बोलाइट्स होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 140 देखो, कंसिडर द pyramid ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन बिलो। इफ T4 इज इक्विवेलेंट टू 1000 जूल, व्हाट इज द वैल्यू एट T1। जो T4 की वैल्यू है उसने 1000 जूल दे रखी है, तो ये इसकी वैल्यू T1 पे क्या होगी। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग है, पिरामिड एनपीटीपी 1000 जूल ऑफ सनलाइट जो यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, ये 10% एनर्जी जो होती है लिंडमान लॉ के अकॉर्डिंग है, क्योंकि लिंडमान लॉ क्या बोलता है आपका, इसके अंदर 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। तो देखो जब इसकी 1000 जूल जो है, 1000 जूल किस पे है, T4 पे है। T4 इज इक्वल टू 1000 जूल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एट T1। तो इसकी 1000 जूल है किस पे, T4 पे 1000 जूल है, इक्विवेलेंट है। तो हमें क्या बतानी है, T1 पे बतानी है कि T1 पे कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ऊपर से स्टार्टिंग से वो करेंगे, यहाँ पे हमें 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये डिक्रीज़ होती है ईस्ट ट्रॉपिक लेवल पे। 10/100 क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाने के लिए, तो हर किसी में 10 आ रहा है, मतलब डिवाइड में क्या आ रहा है, 10, मतलब कि आपको क्या करना है, हर किसी में से 10 को कम करते जाना है। ठीक है, तो ये T4 पे जो होगी, T4 पे 1000 है, तो T3 पे कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये तो टॉप मोस्ट की दे रखी है। अगर हम यहाँ से निकालते, मान लो ये 1000 जूल यहाँ पे होती, तो T4 यहाँ T1 पे 1000 होती, तो T2 पे इसकी क्या हो जाती, आपकी 100 हो जाती। और
T3 पे आपकी कितनी हो जाती है, 10 हो जाती, और T4 पे कितनी हो जाती, आपकी 1 हो जाती। मीन्स दैट जब T1 पे 1000 है, T2 पे 100 है, T3, तो इनमें क्या हो रहा है, सबके अंदर एक जो जीरो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। परसेंटेज हटाएंगे, 10/100 आ जाएगा, तो डिवाइड 1/10, मतलब कि सब में से क्या हो जाएगा, 10 कम होता जा रहा है ये। लेकिन कब है, जब नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं, ईस्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं। बट हमें क्या पूछा है, ऊपर वाला दे दिया है 1000 जूल, तो नीचे आने के लिए T1 पे क्या करेंगे, इसमें सब में एक एक जीरो ऐड करते जाओ। तो इसमें क्या करोगे, देखो 1000 है यहाँ पे, T4 पे 1000 है, तो T3 पे कितना आ जाएगा आपका, इसमें एक वो कर दोगे, एक जीरो का एडिशन कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, इतना। अब देखो ये T3 पे हो गया। अब T2 पे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे कितनी आ जाएंगी, 5 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। अब T1 पे निकालेंगे, T1 पे कितनी आ जाएंगी, 6 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, मतलब आपका ऐसे ही 10, ठीक, ये आ जाएगा किस पे, T1 पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान रखना, जो ईस्ट ट्रॉपिक लेवल पे जो होती है, लोअर से हायर पे जाते हैं, तब जो होती है 10% एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र होती है, और वो भी डिक्रीज़ करती है। बट इसने ऊपर का दे दिया है हमें, और नीचे का पूछा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे जीरो का। ये 10% का मतलब ही ये होता है कि अगर नीचे से करते तो हम किस में क्या करते, हर किसी के अंदर T1 के अंदर मान लो 1000 होती, तो इसके अंदर 100 आ जाती, इसके अंदर 10 आ जाती, इसके अंदर 1 आ जाती। बट ऊपर से दे दिया है, तो उसमें क्या करेंगे, एक एक जीरो का ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस डिफ्यूजेज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के टाइम पे क्या होता है, जब ये डिफ्यूज़ करती है, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट डिफ्यूज़, कौन सा प्रोडक्ट डिफ्यूज़ होता है आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, ठीक है। तो ऑक्सीजन आपकी क्या करती है, डिफ्यूज़ करती है। O2 डिफ्यूज़ आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वाइल ATP एंड ADP आर यूज टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग टू द सिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। NCERT के पेज नंबर 142 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 142 के अंदर देखो, रिकॉम्बिनेंट DNA मॉलिक्यूल कैन बी क्रिएटेड नॉर्मली बाय कटिंग द वेक्टर DNA एंड सोर्स DNA रेस्पेक्टिवली विद। हम कहाँ से कट कर सकते हैं इसको, हिंद सेकंड और हिंद सेकंड से ही कटिंग कर सकते हैं वेक्टर DNA की, और सोर्स DNA भी क्या होता है, हिंद सेकंड ही होता है। देखो, यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट्स द वेक्टर एंड द सोर्स DNA विद इन द सेम रेस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर भी क्या होता है, सेम होगा, कटिंग भी सेम पे करेंगे, और सोर्स DNA भी क्या हो जाएगा, सेम, मतलब कि हिंद सेकंड आ जाएगा। ये आपका जो दे रखा है, इसके पेज नंबर 167 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड की लिमिटेशन इनमें से कौन सी नहीं है। देखो, सर्टेन लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड सच एज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू दी सेम, मतलब कि अकाउंट ऑफ द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग करनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, 2 और मोर ट्रॉपिकल लेबल होने चाहिए, ठीक। इट नेचर इट डज नॉट अकोमोडेट ए फूड वेब, इट डज नॉट अकाउंट इन टू द सेम स्पीस बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉपिक लेबल नहीं होने चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो, सेप्रोट्रॉप आर नॉट गिवन एनी प्लेस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। सेप्रोट्रॉप आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब कि ये तो है इसकी लिमिटेशन। इट इज़ अज्यूमिंग ए सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। तो इसकी क्या होना चाहिए, यहाँ पे दिखा रखा था, सिंपल फूड चेन होनी चाहिए। और एक इट अकोमोडेट फूड वेब, ये क्या बोल रहा है, अकोमोडेट करना चाहिए फूड वेब को। यहाँ लिखो, इट डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब, तो क्या आ जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये NCERT के पेज नंबर 214 पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, BT टॉक्सिन ने जनरली इंजीनियर्ड BT कॉटन किल्स द पेस्ट बाई। तो 179 पेज नंबर पे दे रखा है, जो BT टॉक्सिन होती है जनरली इंजीनियर्ड होती है, BT कॉटन को किल करती है पेस्ट बाई, किसके द्वारा। देखो, BT टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, बट वंस एन इंसेक्ट मिडगट इंजेस्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन। ये इनएक्टिव टॉक्सिन होती है, ये इसे कन्वर्ट किया जाता है एक्टिव फॉर्म में, कब होती है, जब अल्कलाइन pH होता है गट का, विच सोल्यूबलाइज द क्रिस्टल्स। यहाँ पे देखो, क्रिएट्स which activate toxin bind to surface midgut epithelium cells and create pores that cause swell
लाइसिस एंड एविचुअली क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। क्रिएट पोर्स इन द मिडगट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो क्रिएटिंग जो होती है मिडगट एपिथेलियम के अंदर क्या होती है, पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे जो दे रखा है। डैमेज द रेस्पिरेटरी सरफेस, रॉन्ग स्टेटमेंट। जनरेट द नर्वस सिस्टम, गलत। अल्टर द पीएच बॉडी फ्लूइड, तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या जाएगी, राइट हो जाएगी। एनसीईआरटी पेज नंबर 179 पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 145 देखो, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड अकॉर्डिंग टू, देखो इसे कॉलम के अकॉर्डिंग बताना है। यूग्लिनाइड्स जो होते हैं वो किसके लिए होता है आपका, स्विचिंग बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक मोड, ए का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। ये आपके क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो किसको करते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, बी का क्या आ जाएगा, थर्ड। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। स्लिम मोड्स जो होते हैं सैप्रोफिटिक होते हैं आपके, ये सैप्रोफिटिक हो गया, ए सी का आ जाएगा सेकंड। प्लाज्मोडियम जो होता है वो पैरासाइट होता है, डी का आ जाएगा फर्स्ट। इसके अंदर देख लेते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, यहाँ पे देखो डाइनोफ्लैजिलेट्स कहते होते हैं मोस्टली आपके मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन फोटोसिंथेटिक होते हैं। यूग्लिनोइड्स जो होते हैं फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अगर सनलाइट प्रेजेंट ना हो तो बिहेव करते हैं हेटेरोट्रोप्स की तरह। तो यूग्लिनोइड्स ऑटोट्रोपिक हेटेरोट्रोपिक दोनों हो गए। स्लिमोइड्स जो होते हैं कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड वेलोसिटी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वी मैक्सिमम जब होता है तो के एम की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, हाफ हो जाती है, ठीक है। जब देखो यहाँ पे जैसे ये डायग्राम होता है आपका, ग्राफ जो दे रखा होता है इस टाइम पे क्या होता है, ऐसे बनता है यहाँ पे, ठीक है। जब ये यहाँ पे जो के एम की वैल्यू होती है आपकी, जब के एम जो यहाँ पे ये होगा तो यहाँ पे जो वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, हाफ हो जाती है, ठीक है। तो यही ग्राफ है एक, इसके अंदर देखो सारे ग्राफ एक ही ग्राफ है। तो वी मैक्सिमम के हाफ होगा जब के एम वैल्यू आपकी यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, वी मैक्सिमम आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सबस्ट्रेट होता है, ये वेलोसिटी ऑफ रिएक्टेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नीचे देख लेते हैं, ये देखो एक एनसीईआरटी के पेज नंबर देखो ये दिखा रखा, वी मैक्सिमम जो हो जाएगा हाफ हो जाएगा जब के एम की वैल्यू यहाँ रहेगी, पेज नंबर 116 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 147 के अंदर देखो, व्हेन विल द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज अंडर स्पेशल कंडीशन। जो पॉपुलेशन डेंसिटी कब इंक्रीज होगी, जब बर्थ रेट और इमिग्रेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जब डेथ रेट और आपकी क्या करेगी, इमाइग्रेशन जो होगी वो डिक्रीज करेगी। तब ये दोनों ऐड होंगे तो डिक्रीज करेगी, और ये दोनों ऐड होंगे तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो डेथ एक्सीड नंबर ऑफ बर्थ एंड आल्सो नंबर ऑफ इमिग्रेंट इक्वल नंबर ऑफ इमाइग्रेंट। तो इसमें क्या हो जाएगी आपकी, व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, कब, डेथ जो है एक्सीड कर जाए नंबर ऑफ बर्थ, मतलब डेथ जो है ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ बर्थ से, तो ये क्या हो जाएगा, डेथ जब ज़्यादा होगी नंबर ऑफ बर्थ से क्या हो जाएगा, ये तो आपका इस कंडीशन में तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज ही नहीं कर सकती, तो ये तो गलत हो गया आपका। सेकंड देखते हैं, बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट, बर्थ ये रहा और नंबर ऑफ इमिग्रेंट ये रहा, इक्वल नंबर ऑफ डेथ प्लस नंबर ऑफ इमाइग्रेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, हमें क्या करना है, इंक्रीज करनी है, तो इसमें भी नहीं हो सकती। बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट, बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट, बर्थ ये रहा और इमिग्रेंट ये रहा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट, बर्थ प्लस नंबर ऑफ इमिग्रेंट इज मोर देन सम ऑफ द नंबर ऑफ डेथ एंड नंबर ऑफ इमाइग्रेंट। जब डेथ और इमाइग्रेंट से जो है ये ज़्यादा हो जाएगी तभी तो ज़्यादा इंक्रीज करेगी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऑप्शन फोर्थ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148, व्हेन ए टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड, टॉल पी प्लांट को किया जाता है राउंड सीड, वाज सेल्फ इट प्रोड्यूस द प्रोजेनी ऑफ। देखो सबसे पहले जो जीनोटाइप होता है पेरेंट्स का वो हमें क्या दे रखा है, देखो टॉल प्लांट विद राउंड सीड वाज, तो राउंड सीड आपकी ये भी हो सकती है, ठीक है। तो सेल्फिंग कराएंगे हम इसकी, और एक कंडीशन जो है वो आपकी जो ये है TTRR, इस कंडीशन में क्या करवाना है, हमें सेल्फिंग करानी है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन में, तो हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जब आप इसके गैमेट्स निकालोगे तो हम यहाँ पे TR और TR ऐसे ले लेंगे, इसके गैमेट्स बनाए हमने सबसे पहले,
यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ले ली टी आर की और यहाँ पे ले ली एक स्मॉल टी आर, कैपिटल टी स्मॉल टी आर। तो ये टी इसकी इसके साथ करेंगे टी टी आर आर, इसकी करेंगे टी टी आर आर, इसकी इसके साथ करा। अब इसको करेंगे इसके साथ, तो क्या जाएगा टी टी आर आर। अब इसको करेंगे इसके साथ, तो क्या जाएगा टी टी आपका आर आर। इस कंडीशन में तो हमें क्या मिल गया, टॉल राउंड एंड टॉल व्रिंकल्ड मिल गया। ठीक है, टॉल राउंड टॉल व्रिंकल्ड, क्योंकि इसमें टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड, टॉल पी प्लांट आपका ये आ गया एंड राउंड सीड ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग जो आपका जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 149 है वो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है उसमें से इस समरी में से भी क्वेश्चन को पूछ लिया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होता है वो किसके लिए होगा, वेस्टर्न घाट के लिए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट हैज़ ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड हैव ए बीन प्रपोज्ड बाय इंटेंसिव कंजर्वेशन एफर्ट्स ऑफ दीज देयर वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका इंडो बर्मा ये आते हैं। तो ए का क्या आ जाएगा आपका फोर्थ, ए का फोर्थ, एक ही ऑप्शन है फर्स्ट आंसर, जो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब स्केयर्ड ग्रुप्स किसके अंदर जाएगा, बी का क्या आ जाएगा, कासियन जियंतिया हिल्स जो होती है स्केयर ग्रुप के अंदर पाई जाती हैं। और सी जॉन्सबर्ग साउथ अफ्रीका जो होता है, सी का क्या आ जाएगा सेकंड, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 के अंदर। एलियन स्पीसीज इन्वेजन जो होता है वो किसके लिए होता है आपका, पार्थेनियम ग्रास के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसको देख लेते हैं हम फिर भी। ये देखो, स्केयर्ड ग्रुप जो है तक काशिन जेलत्या हिल्स इन मेघालय, अरावसी हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका। ये देखो, एलियन स्पीसीज इन्वेजन जो होता है जिसके अंदर पार्थेनियम और लांटाना ग्रास आती है, जिसके अंदर चिचल्ड फिश जो थी 200 चिचल्ड फिश को क्या कर दिया गया था, लेक के अंदर मार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है डायग्राम अकॉर्ड एनसीईआरटी के डायग्राम से पूछा है। हमें यहाँ पे ए पूछा है, बी पूछा है और सी पूछा है। तो देखो, सबसे पहले क्या आता है आपका, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई द डिफरेंट स्टेज लेबल्ड विद अल्फ़ाबेट्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो ए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा आपका कार्बोक्सिलेशन, बी क्या आ जाएगा रिडक्शन और सी क्या आ जाएगा रीजनरेशन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बट देखो एनसीईआरटी के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये एनसीईआरटी के अंदर दिखा रखा है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और आपका थर्ड स्टेप। तो यही सारे क्वेश्चंस जो थे वो एनसीईआरटी से मैंने आपको सारे बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए अगर आपको किसी को कोई डाउट हो या फिर कोई चैप्टर आपका वीक हो, समझ में नहीं आता हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो कि मैं उस चैप्टर को फिर करा दूँगी। थैंक यू।